Good morning, everyone. So today is 23rd May 2020 and time is about 10:30 a.m. in Cape Town. तो लास्ट वीक हमने कुछ लर्निंग वीडियोस बनाए थे, ऑप्शन राइटिंग कैसे करना है, लाइव डेटा, और आप लोगों ने बोला कि हेजिंग से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊं। तो मेरा प्लान हेजिंग से रिलेटेड वीडियो बनाने का ही था इस वीकेंड। लेकिन अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है। ठीक है, मार्केट हर 10-12 साल में एक मौके देता है, एक दो मौके देता है जिसमें आप बहुत बड़े मूव प्ले कर सकते हो। मतलब निफ्टी में 1000-2000 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में 4-5 हज़ार पॉइंट या उससे ज़्यादा का। तो ऐसे मौके मार्केट कम देता है, लेकिन हर 10-12 साल में एक दो मौके ऐसे आते हैं और मुझे लगता है कि वो मौका अभी है, जून जुलाई अगस्त में। ठीक है। और अगर मार्केट में सरवाइव करना है ना, तो आपके जो विन्स हैं वो बहुत बड़े होने चाहिए और लॉसेस छोटे होने चाहिए। लेकिन आप जब एक दो बार इतना बड़ा जीतोगे तो आप छोटे मोटे लॉसेस आप झेल सकते हो। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के साथ क्या होता है कि हम छोटे 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 लॉस करके इतना बड़ा हो जाता है वो कि उसके बाद हम ख़त्म हो जाते हैं, लिमिट उतनी रहती है, हमारा फंड्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए आई थिंक मार्केट में सरवाइव करने का तरीका यही है कि एक या दो इतने बड़े प्रॉफिट हों कि आपको आपके जेब से पैसे ख़त्म ना हो, दो चार ट्रेड गलत भी हों तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो ये बड़ा मूव खेलना चाहते हैं। और ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये सब तो मार्केट के ऊपर है। लेकिन मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम कैसे वो ट्रेड ले सकते हैं जिनमें पैसा 5 गुना या 10 गुना भी हो सकता है, और क्यों हो सकता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, डेटा क्या है, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं सीधे डेटा पे ही चलता हूँ। ये वीडियो तभी देखना जब कम से कम 20-25 मिनट का टाइम हो, अदरवाइज मत देखना, क्योंकि पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। तो ये मैंने एक छोटा सा एक इसको एफ एंड ओ पोर्टफोलियो बोल सकते हैं, फ्यूचर मतलब ऑप्शंस का पोर्टफोलियो बोल सकते हैं, जो मैंने बनाया है। क्योंकि मैंने बोला है कि मार्केट 10 साल में 12 साल में एक दो बड़े मौके देता है, मैं सिर्फ उसी समय ऑप्शंस बाय करता हूँ। इन द मनी ऑप्शंस में बाय करता रहता हूँ, लेकिन आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बहुत ही कम बाय करता हूँ जब मुझे लगता है कि मार्केट 20-30% का मूव दे सकता है। तो उस समय रिस्क लेना बनता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में, मतलब दूर के ऑप्शंस में रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड 5 गुना 10 गुना तक हो सकता है, तो उस समय मैं रिस्क ले लेता हूँ। लेकिन मैं रिस्क तभी लेता हूँ और मैं एडवाइज यही कर रहा हूँ सबको कि जो आपके प्रॉफिट का पैसा है सिर्फ वही पैसा लगाओ इसमें, क्योंकि इसके ज़ीरो होने के चांसेस भी 90% है। ठीक है, तो वो पैसा जिसको आपको खोने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वही पैसा इसमें लगाओ, क्योंकि ये रिस्की है। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये ज़ीरो होने के चांसेस बराबर हैं। तो इसलिए आपका पैसा है, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है, तो रिस्क आपको ही लेना है, डिसाइड आपको ही करना है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ बता सकता हूँ लॉजिक क्या है और कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने एक टेबल बनाई है, तो इसमें स्टॉक्स हैं, इनका करंट प्राइस क्या है, और किस स्ट्राइक का हम कॉल खरीदने वाले हैं। तो पहले मैं अजम्पशन से शुरू करता हूँ। मेरा अजम्पशन ये है कि मार्केट जो है अपने मूविंग एवरेज के क्लोज क्लोज़र जाए। तो अभी आई थिंक बैंक निफ्टी का मूविंग एवरेज करीब 26,000 के आसपास है और हम 17,000 है, तो अराउंड 9,000 पॉइंट हम एवरेज से दूर हैं बैंक निफ्टी में। तो ये मेरा अजम्पशन है कि हम एवरेज के पास जाएं। मैं
डेटा में दूसरे डेटा में दिखाऊंगा कि ये मैंने एवरेज का बैंक निफ्टी वर्सेस मूविंग एवरेज का एक हिस्टोरिकल डेटा लिया है। उससे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे मार्केट हमेशा अपने एवरेज के आसपास जाता ही है। ठीक है, तो एक ये अजम्पशन है। दूसरा ये कि 20% मार्केट रैली करे जून में, तभी ये इसमें कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक है, 20% रैली नहीं करता है तो ये सब ज़ीरो हो जाएगा। और मेरा अजम्पशन ये है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट मनी आना चाहिए इंडिया में। ठीक है, तो बहुत सारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, फंड हाउसेस, तो वो हमेशा इमर्जिंग मार्केट्स में क्या सस्ते हैं, सस्ता मार्केट है, वो सब देखते हैं। तो इंडिया काफ़ी सस्ता हो गया अभी, इवन सारे इमर्जिंग मार्केट्स में भी इंडिया काफ़ी सस्ता है। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है जब इनफ्लोज आएंगे इंडियन मार्केट में। हो सकता है जून में आ जाए, हो सकता है जुलाई में आए, बट आने वाले हैं। ठीक है, ये मेरा assumption है। इस पर सेकेंड पॉइंट पे भी मैंने हिस्टोरिकल डेटा लिया है कि मार्केट रैली 20% इन जून। तो इसमें मैंने जो डेटा लिया है, तो ये मैंने देखा है हिस्टोरिकल डेटा निकाल के, वो डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि एक मंथ में मार्केट कितना रैली कर देता है, 24, 38, 50, जब इस तरह की सिचुएशन हो जो अभी है मार्केट में। उसके बाद कोई अगर कोरोना से रिलेटेड गुड न्यूज़ आती है, वैक्सीन से रिलेटेड, तो आई थिंक इंक्लूडिंग हम बाकी सारे मार्केट भी अपर सर्किट मार सकते हैं। जिस तरह से लोअर सर्किट मारे थे, अपर सर्किट भी मार सकते हैं अगर कुछ वैक्सीन से रिलेटेड कंफर्म्ड पॉजिटिव न्यूज़ आती है। तो अगर कोई और ग्लोबल या डोमेस्टिक पॉजिटिव न्यूज़ आती है लॉकडाउन से रिलेटेड स्पेशली, तो भी वो एक छोटा सा ट्रिगर चाहिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए। और मेरा जो लास्ट अजम्पशन ये है कि डाउ जोन्स जो है वो 24,000 के ऊपर रहे, भले ही और रैली ना करे, वहाँ जहाँ है वहाँ टिका रहे। और नैस्डैक अभी ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई से 5-6% ही दूर है। तो नैस्डैक अगर लाइफ टाइम हाई के पास जाता है या तोड़ देता है, तो फिर जून में बहुत बड़ी रैली आ सकती है पूरे ग्लोबल मार्केट्स में। ठीक है, तो ये मेरे assumptions हैं। जो मैंने प्लान बनाया वो ये है कि बैंक निफ्टी अभी पहले मैं समझाता हूँ टेबल क्या है। तो ये स्टॉक्स लिए हैं मैंने, इनका करंट प्राइस ये है, हम क्या स्ट्राइक के कॉल ऑप्शंस बाय करने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी ये है कि 20% अगर मार्केट बढ़ता है तो हम कॉल ऑप्शंस लेके पैसा बना सकते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द मनी। तो ये कितना आउट ऑफ द मनी है ये मैंने दिखाया है, 10%, 16%, 3%, 1%। ये मैंने अपने हिसाब से चूज़ किया है पोर्टफोलियो। ये क्या किया है, क्यों किया है, ये मैं डिटेल में नहीं समझा रहा, अदरवाइज़ वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। और जो स्ट्राइक प्राइस है 19,000 जैसे बैंक निफ्टी का है, उसका प्राइस क्या है, तो प्राइस 340 है। लॉट साइज़ हम कितना बाय करना चाहिए या कितना है, तो 100 क्वान्टिटी आप बाय कर लो। कितना आपका कॉस्ट लगेगा, 34,000। तो ये सब मिला के आप अगर 2,04,000 रुपये का पोर्टफोलियो बनाते हो, या इतने पैसे नहीं है आपके पास, सिर्फ 34,000 का ये बाय करते हो या 11,000 का ये बाय करते हो, तो आप बना सकते हो अपने अपने रिस्क के हिसाब से कितना पैसा आप लूज़ करने को तैयार हो। याद रखना है ये सब ज़ीरो हो सकता है, 90% चांस है। अगर मार्केट नहीं बढ़ा जून में 20%, तो ये सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि भाई पैसा वही लगाओ जिसको खोने का कुछ फ़र्क ना पड़े। तो अगर 20% बढ़ता है मार्केट जून में, तो करंट प्राइस से, तो कितना प्राइस आ जाएगा बैंक निफ्टी ये सारे स्टॉक्स का, और हमको जो है रिटर्न कितना मिलेगा। तो अगर हम 34,000 लगा सकते हैं तो हमको 3,45,000 तक का रिटर्न मिल सकता है। और बाकी सारे स्टॉक्स का भी मैंने इसी तरह लिखा है, परसेंटेज रिटर्न्स 900%, 700%। प्रॉफिट कितना दे सकते हैं, ये 3,11,000 का, ये 83,000 का। ये मैंने ये बनाया। जो स्टॉक्स मैंने चूज़ किए, एक तो ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन है, बजाज फाइनेंस है। मोस्टली मैंने बैंकिंग सेक्टर ही चूज़ किया है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा गिरा है वही सबसे ज़्यादा बढ़ता है। और
मूविंग एवरेज से बहुत दूर है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी और बैंक स्टॉक्स और एनबीएफसीज यही मैंने चूज़ किए हैं। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, मारुति ऑटो स्टॉक मैंने चूज़ किया, क्योंकि लॉकडाउन जब ओपन होगा तो लोग जो अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते थे वो तुरंत अपनी अपनी जो है गाड़ियाँ खरीदेंगे। टाटा मोटर्स मैंने लिया है, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, बट इसको मैं ज़रूर बाय करता हूँ भले शॉर्ट टर्म का। ICICI बैंक, एसबीआई हमारी इकोनॉमी को मतलब सबसे मतलब एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, क्योंकि रूरल अर्बन सारी इकोनॉमीज कवर करता है एसबीआई। तो और लास्ट मैंने एक जिंदल स्टील लिया है, क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक है, 50% मूव देना कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए। ठीक है, तो आप ये सब देख लो। अगर तो मैंने बजाज फाइनेंस का 2200 का कॉल ऑप्शन बाय करने बोला है, जो कि 16% अवे है। तो बजाज फाइनेंस में मूव आता है तो 20%, 30%, 40% बढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, तो ये इन द मनी अगर आता है तो आपको रिटर्न जो है इसमें 400%, 700% तक रिटर्न मिल सकता है। तो 44 का अभी इसका प्राइस है। 2200 के कॉल का अगर आप ये बाय करते हो, आपको सिर्फ 11,000 रुपये का कॉस्ट है, और आपको रिटर्न 83,000, 94,000 तक का मिल सकता है। इसी तरह आप ये सारे देख लो। एक्सिस बैंक का मैंने 380 का कॉल बाय करने बोला है, कोटक बैंक का 1200 का कॉल, मारुति 5200, ICICI बैंक 320 कॉल ऑप्शन, टाटा मोटर्स 90 कॉल ऑप्शन, SBI 160 कॉल ऑप्शन, जिंदल स्टील 100 कॉल ऑप्शन, और ये इनका करंट प्राइस है। तो मंडे को जो भी थोड़ा बहुत सस्ते भी मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी मिले वो आप ले सकते हो। ठीक है, और जितना आपके पास पैसा है वो देख लो कि मेरे पास भाई 50,000 ही है, तो 23,000 और 19,000 ये ले सकते हो दो, या अपने हिसाब से चूज़ कर लो जो आपको पसंद हो अपना एनालिसिस करके। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब ज़ीरो हो सकता है, इसके 90% चांसेस हैं। ठीक है, तो पैसा वही लगाना जो प्रॉफिट का हो, या फिर वो लगाना जिसको खोने से कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, क्योंकि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे को मत ब्लेम करना लॉस के लिए, और मेरे को प्रॉफिट का क्रेडिट भी नहीं चाहिए। तो आपका पैसा है, आपका डिसीजन होना चाहिए। तो ये मैंने ये आप देख सकते हो, और आपको जो प्राइस मिले मंडे को या नेक्स्ट वीक जब भी आप पोजीशन बनाए, ये जून सीरीज़ का है। ओके, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये सब जून सीरीज़ के ऑप्शन हैं। ठीक है, तो ये एक अगर बड़ा मूव देता है तो जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं। ठीक है, मार्केट ऐसे मौके कम ही देता है कि जब 20% का मूव देने के चांसेस हो। ठीक है, तो ये तो है कि हम क्या कर सकते हैं। अब इसके पीछे क्या एनालिसिस है, क्या डेटा पॉइंट्स हैं, क्या हिस्ट्री है, क्यों मार्केट 20% बढ़ सकता है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती है। तो ये investing.com है, इसमें मैं बैंक निफ्टी के चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, और इसमें आप देखो तो मैंने एक इंडिकेटर लगाया, मूविंग एवरेज। ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, कैंडल चार्ट है। मूविंग एवरेज मैंने लगा लिया है, और ये जो ब्लू लाइन है ये मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो ये मैंने चार्ट सेटअप किया है इसको मैं, और ये पिछले ये मंथली चार्ट है। ठीक है, हैंग हो गया भाई, क्या हुआ? हाँ, ठीक है, ये मंथली चार्ट है, 1 मंथ का चार्ट। तो अभी मैं इसको ये करता हूँ, तो अब आप देखो कि मूविंग एवरेज जो है ये ब्लू लाइन, मार्केट हमेशा इसके आसपास ही घूमता है। अगर ऊपर जैसे यहाँ पे देखो तो मूविंग एवरेज नीचे है, मार्केट ओवरबॉट था, तो ये क्लोज आ गया मूविंग एवरेज की, गिर गया। ठीक है, इसी तरह अगर मार्केट नीचे था मूविंग एवरेज से तो उसने पिकअप करके ये ऊपर आ गया। इसी तरह आप देखो यहाँ पर
ऊपर चल रहा था तो फिर नीचे आ गया, नीचे था तो ऊपर आ गया, बट ले दे के आप देखो तो ब्लू लाइन के आसपास ही घूम रहा है मार्केट पिछले 10 साल से। और हमेशा ऐसे ही होता है, मार्केट हमेशा मूविंग एवरेजेस के आसपास ही आता है। यहाँ पे काफ़ी टाइम तक ऊपर था मूविंग एवरेज से, तो ये नीचे आ गया। तो अब आप देखो तो ब्लू लाइन कहाँ है और मार्केट कहाँ है, बहुत बड़ा गैप है ये। ठीक है, ये गैप आप कंपैरिजन कर सकते हो 2008 से। 2008 में इतने बड़े गैप हुआ करते थे। ठीक है, जैसे मूविंग एवरेज यहाँ पे ऑलमोस्ट 8000 के पास है, अगर आप राइट में देखो, एकदम राइट में 8000 के आसपास मूविंग एवरेज है। और जो बैंक निफ्टी का लो है वो 4900 5000 था। तो 5000 8000 बहुत बड़ा गैप है। तो उतना ही बड़ा गैप या उससे ज़्यादा गैप अभी है, और ये गैप क्लोज होना चाहिए अगर हम हिस्ट्री की माने तो। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ, 2008 में जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देखो, ये जो बड़ी कैंडल है रेड वाली, ये कब की है? मार्च 2008 की। एकदम आप इधर बॉटम में देखो तो ये मार्च 2008 की कैंडल है। ठीक है, और मूविंग एवरेज उस समय एकदम राइट में आप देखो तो 8300 के पास था। लो कितना बनाया इसने? राइट में देखो आप तो 6300 समथिंग। ठीक है, तो ये एक बियरिश मंथ था, लेकिन नेक्स्ट मंथ में देखो आप तो इसने हाई बना दिया 7800 का, और मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट उतना ही था। तो जब भी आप एक बड़ी कैंडल देख रहे हो, बड़ी रेड कैंडल, जब भी आप देखो कि मूविंग एवरेज से मार्केट बहुत ज़्यादा दूर है, तो नेक्स्ट मंथ की कैंडल का हाई मूविंग एवरेज के आसपास कहीं आ जाता है। ठीक है, आप इसको देख लो, मार्च 2008 में, मार्च 2008 का लो 6300 रहा बैंक निफ्टी का, हाई अराउंड 7800, मतलब 6300 से 7800, ऑलमोस्ट 30% की रैली मार्केट ने दे दी नेक्स्ट मंथ में। इसी तरह ये एक बियरिश मंथ था, अगला मंथ ग्रीन था। ठीक है, और ये सब एवरेज के पास जो है हाई आने की कोशिश करता है। कि 2008 में अगर आप देखो तो इस तरह की कैंडल्स हैं। और फाइनली फिर जो है एवरेजेस ब्रेक भी हो जाते हैं। इसी तरह आप ये इधर देखो, 2011 में इस तरह की कैंडल्स हैं। जो बियरिश मंथ रहा है उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है, जब जब भी मूविंग एवरेज से दूर जाता है मार्केट। यहाँ पे बहुत दूर गया है। कौन सा मंथ है ये? जनवरी नहीं, दिसंबर 2011। ठीक है, दिसंबर 2011 में 7700 लो था, लेकिन नेक्स्ट मंथ जनवरी 2012 में हाई ऑलमोस्ट 10,000 बैंक निफ्टी का। तो 2000 से ज़्यादा पॉइंट्स की रैली नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, इसी तरह आगे का डेटा देखें। यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, यहाँ रेड कैंडल बनी है, तो नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में मार्केट अपने एवरेज के पास आया है। यहाँ रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट मंथ एवरेज के पास आ गया। यहाँ पे रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट मंथ एवरेज के पास आ गया। ठीक है, इधर एक रेड कैंडल बनी, एवरेज दूर जैसे ही गया वैसे ही एवरेज के पास आ गया नेक्स्ट मंथ में। यहाँ एवरेज से दूर गया रेड कैंडल पे, नेक्स्ट मंथ में एवरेज के पास आ गया। यहाँ पे दूर गया था एवरेज से, नेक्स्ट मंथ में पास आ गया। तो यही ये अभी ये मई की कैंडल बन रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है मई का जो लो रहेगा, अभी हम लो के आसपास ही हैं। जून का जो हाई है वो यहाँ कहीं आ सकता है, 22,000 24,000 समथिंग एवरेज के पास आ सकता है। जून नहीं तो जुलाई में आ सकता है। क्योंकि जब भी आप ऐसे दो कैंडल देखो, तीसरी कैंडल ग्रीन बनती है। तो ये दो हमने, ये एक्चुअली ग्रीन कैंडल है, बट मई ने पूरा जो है ग्रीन को रेड कर दिया है। तो अभी हम वापस वहीं आ गए हैं, बैंक निफ्टी में देखें एटलीस्ट तो जो मार्च 2020 का जो लो है उसी के आसपास है।
तो मैंने क्या किया है, ये जो कैंडल्स हैं इनका मैंने एक्चुअली डेटा लिया है कि कितना लो है, कितना हाई है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है। तो वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान से समझना, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड कर लेना वीडियो को और फिर से समझ लेना। तो बैंक निफ्टी मूविंग एवरेज से के अगेंस्ट में किस तरह चला है, ये मैंने डेटा एनालिसिस किया है लास्ट 12 ईयर्स का। तो मार्च अप्रैल 2018, मार्च में क्या लो थे, अप्रैल में क्या हाई थे, फिर जून जुलाई, जून में क्या लो थे, जुलाई में क्या हाई थे 2008 में। ठीक है, मैंने क्राइटेरिया ये रखा है कि मूविंग एवरेज से दूरी ज़्यादा हो लो की, मतलब एटलीस्ट डबल डिजिट में हो। 2018-19 का डेटा ले लिया मैंने क्योंकि ठीक है, मतलब मार्केट स्टेबल था उस टाइम पे, बट उस समय यही एक ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 9% दूर रहा मार्केट मूविंग एवरेज से, तो ये डेटा भी ले लिया मैंने। बट आप बाकी सारे देखो तो मूविंग एवरेज से इतना परसेंट, 31%, 62% जो है लो बनाया है मार्केट ने। ठीक है, तो मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ ये। जैसे मार्च 2018, मार्च अप्रैल 2018 में क्या हुआ। तो मार्च का लो था 6350 बैंक निफ्टी का। उस समय मूविंग एवरेज चल रहा था 8340। तो मूविंग एवरेज से बैंक निफ्टी का लो 31% नीचे था, मतलब 31% का गैप हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अप्रैल में क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ मतलब अप्रैल, मार्च अप्रैल में ये वाला मंथ मार्च है, ये वाला अप्रैल है, मतलब ये नेक्स्ट मंथ है। तो नेक्स्ट मंथ में हाई बना 7800, मतलब 6350 लो बना और 7800 हाई बना। तो हाई बनने के बाद बैंक निफ्टी की एवरेज से उसकी दूरी कितनी रह गई, सिर्फ 7%। मतलब मार्च में 31% दूर था एवरेज से और अप्रैल में सिर्फ 7% दूर रहा। मतलब 24% की रैली बैंक निफ्टी ने 1 मंथ में दे दी, जैसे ही एवरेज से 30% दूर हुआ। उसके बाद जून जुलाई 2008 का डेटा देखें, लो था बैंक निफ्टी का 4950, उस समय मूविंग एवरेज 8000 था। मतलब बैंक निफ्टी अपने मूविंग एवरेज से 62% दूर था। ठीक है, 62% का गैप हो गया था जून में। जुलाई में क्या हुआ, जुलाई में हाई बना दिया बैंक निफ्टी ने 6450। लो था जून में 4950, हाई बन गया 6450। ये सारे इंडिकेटिव नंबर से, मतलब थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा 10-20 पॉइंट। ठीक है, 6450 हाई बनाया और मूविंग एवरेज से डिफरेंस कितना रह गया फिर, जो मूविंग एवरेज 8000 का था उससे डिफरेंस 24% रह गया सिर्फ। तो जो डिफरेंस 62% का था वो 24% रह गया। रैली कितनी थी बैंक निफ्टी में, 38% की विद इन अ मंथ। तो आप ये देखो, जितना ज़्यादा मूविंग एवरेज से दूर है मार्केट, उतनी बड़ी रैली दी है उसने एक महीने में। 66% अक्टूबर, नो अक्टूबर लो 66% दूर था अपने मूविंग एवरेज से। 3800 लो था, 6300 मूविंग एवरेज था, 66% दूर था अपने मूविंग एवरेज से। नेक्स्ट मंथ में हाई बना दिया 5425 और मूविंग एवरेज से डिस्टेंस 16% रह गया, मतलब 50% की रैली थी। तो आप देखो, जितना ज़्यादा मूविंग एवरेज से दूर है मार्केट, उतनी बड़ी रैली दी है मार्केट में। ये सारा जो डेटा है, आप ये जो नंबर्स हैं, करंट मंथ लो, नेक्स्ट मंथ हाई, मूविंग एवरेज, ये आप यहाँ पे जाके खुद देख सकते हो। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मार्च अप्रैल 2008, हम बोल रहे हैं मार्च का लो 6350 था, मूविंग एवरेज 68340 था। तो मार्च अप्रैल की कैंडल पे चलते हैं, मार्च अप्रैल 2008। तो ये मार्च, आप बॉटम में देखो तो मार्च 2008 है, और आप राइट में देखो तो लेवल्स हैं। तो मार्च का लो, मार्च कैंडल का लो है, राइट में आप देखो तो
अराउंड 6,300, 6,200, 300, 6,329 समथिंग अराउंड दैट लेवल। और मूविंग एवरेज उस समय 8300, 8350। तो हमने क्या लिया इधर 8340 मूविंग एवरेज और 6350 करंट लो। फिर हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ हाई बना है 7800। यहाँ पे आप वैलिडेट कर सकते हो नेक्स्ट मंथ मतलब मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 2008 में हाई बना है 7800। राइट में आप देखो 7800। तो इस तरह से मैंने ये डेटा लिया है। तो आप ये देखो सारा, तो 31% जब मार्केट अपने मूविंग एवरेज से दूर हुआ तो 24% की रैली दी नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, ये दो कॉलम हमारे काम के हैं समझने को। ठीक है, मैं इनको एक्चुअली हाईलाइट कर देता हूँ। ये दो कॉलम हमारे काम के हैं। ठीक है, तो आप ये देखो तो 62% दूर था एवरेज से तो 38% की रैली दी। 66% दूर था एवरेज से तो 50% की रैली दी। 33% दूर रहा एवरेज से तो 21% की रैली दी नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, तो ये सारा डेटा है। यहाँ पे 39% दूर हुआ एवरेज से तो 36% की रैली दी। तो 1% दूर था तो 34% की रैली दी। तो जितना ज़्यादा दूर है अपने एवरेज से उतनी बड़ी रैली दे रहा है। अगर देखो आप तो यहाँ पे आप देखो बहुत कम दूर था एवरेज से तो रैली भी कम ही दी। अब यहाँ देखो आप 2020 की कहानी, हमें इससे मतलब है। तो मार्च में जो फॉल आया था वो मार्च का जो लो बना था 16,000 का। मूविंग एवरेज उस समय 28,800 था और बैंक निफ्टी ने लो बना दिया था 16,050 का मार्च में। तो अप्रैल में क्या हुआ, अप्रैल में बैंक निफ्टी ने हाई बना दिया 22,000 का। रैली कितनी थी 49%। लेकिन मूविंग एवरेज से अभी भी 31% दूर है। ठीक है, तो ये मार्च अप्रैल में था। अप्रैल मई में क्या हुआ, अप्रैल का जो लो था वो 17,050 था। मूविंग एवरेज 27,800। अपने मूविंग एवरेज से 63% दूर था। ठीक है, जो कि अभी भी बहुत दूर है। तो हाई कितना बनाया मई में बैंक निफ्टी ने 20,500। हाई ज़्यादा नहीं बना पाया क्योंकि नेगेटिव न्यूज़, मोरेटोरियम और बैंक से रिलेटेड काफ़ी इकोनॉमिक बैड न्यूज़ रही हैं मई में। तो हाई ज़्यादा नहीं बना पाया 20,500 का। लेकिन फिर भी देखो आप 27% की रैली दे दी मार्केट ने मई में। तो जून में मुझे लग रहा है कि शायद जो अप्रैल में रैली दी थी उससे भी बड़ी रैली दे सकता है, या फिर हो सकता है 15% की रैली दे, 10% की या 20% की। लेकिन क्योंकि मूविंग एवरेज से मार्केट अभी भी 57% दूर है। पहले 79 था, फिर 63, फिर 57 है अभी। तो 57 अभी भी बहुत दूर है। तो ये एवरेज और क्लोज आना चाहिए। उसके लिए मैं कंजर्वेटिवली ले रहा हूँ 20% की रैली देते मार्केट। अगर 20% की रैली देती है मार्केट तो आपका जो 34,000 कुछ आप बैंक निफ्टी का जो कॉल खरीदने वाले हो 19,000 का, वो आपका 3,40,000 प्लस कुछ हो जाएगा अगर 20% रैली देता है मार्केट जून में। ठीक है, अगर आप 2008 का डेटा देखो तो मूविंग एवरेज की अगर आप वैल्यू देखो 6 कितना दूर रहा है मतलब लोग से मूविंग एवरेज 62, 66, और यहाँ से फिर गिरा ही है 33, 24, फिर थोड़ा स्टेबल हुआ है 28। मतलब 2009 में तो नीचे आ गया था। फिर जब भी ये मूविंग एवरेज दूर रहा है तो ये धीरे धीरे डाउन ही होता है। तो ये जो कहने का मतलब ये है कि 79, 63, 57 ये कम ही होने वाली है एवरेज की दूरी। वह एवरेज की दूरी तब कम होगी जब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा अपने एवरेज की तरफ। तो जून नहीं तो जुलाई नहीं तो अगस्त, लेकिन अगला 2-3 महीने जो हैं वो
इतना बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं जो कि मतलब 10 साल में आप सोच भी नहीं सकते, मतलब ऐसे मौके मिलते नहीं हैं। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है, अभी मैं हेजिंग का बाद में बनाऊंगा, बट ये जो एक मौका है ये आप ना खो। एटलीस्ट पता नहीं मतलब ये ज़ीरो होगा या बढ़ जाएगा, ये तो मार्केट ही बताएगा, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको एक एनालिसिस बताऊं, आप खुद अपनी एनालिसिस करो, उसके बाद ही आप किसी कहीं पे भी इनमें पैसा लगाओ। बट ये है कि मई अभी ये सिचुएशन है, तो जून में मुझे लग रहा है अगर मई का लो 17,000 के आसपास ही रहता है बैंक निफ्टी का, तो यहाँ से अगर 20% की रैली देखें तो बैंक निफ्टी कहाँ तक आ जाएगा, 20,733। 20% अगर यहाँ से 20% बढ़ता है मार्केट, 20,733 आ जाएगा। मुझे नहीं पता मई में निफ्टी और लो बना दे, हो सकता है नेक्स्ट वीक एक्सपायरी वीक है, तो वहाँ से फिर 20% कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप ये सेव कर लो, और जो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है आप उस हिसाब से एक ऑप्शंस का पोर्टफोलियो कभी कभी बनाते हैं, जून का या जुलाई का जो भी है, आप वो अपने रिस्क के हिसाब से उतना पैसा लगा दो, आप जितना पैसा इधर है आपके पास, और अगर 20% बढ़ता है तो ये प्राइजेज आ जाएंगे आपके स्टॉक्स के, बैंक निफ्टी के, और आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा, इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। और मैं बाकी कुछ और बातें भी बताना चाहता हूँ। तो ये मैंने एक चीज़ बताई अभी कि मूविंग एवरेज के पास रहता है मार्केट हमेशा, जब भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है मूविंग एवरेज से तो बहुत बड़ा मूव, बहुत बड़ी रैली आती है मार्केट में। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी लास्ट वीक, स्पेशली मतलब फ्राइडे, कल का जो मार्केट था, कल मतलब 22 मई जो मार्केट क्लोज हुआ, बहुत बियरिशनेस, सब स्टॉक्स लो के पास क्लोज हो रहे हैं, और बैंकिंग सेक्टर की मतलब आरबीआई के अनाउंसमेंट के बाद जो 3 महीने का और मोरेटोरियम बढ़ा दिया है, तो बहुत बियरिशनेस है। लेकिन अगर आप डेटा एक्चुअली देखो, एनएससी की वेबसाइट पे आप अगर जाओ, सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस डेटा, यहाँ पे आप बैंकिंग का डिलीवरी परसेंटेज देखो बैंक्स का। ठीक है, तो आईसीसी बैंक से 22 मई को ट्रेडेड क्वांटिटी करीब 8 करोड़ थी, और उसमें से डिलीवरी जो लेके गए हैं, मतलब खरीद लिया लेकिन बेचा नहीं नेक्स्ट डे के लिए, वो है 2 करोड़ 83 लाख, मतलब कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ मान लो, तो 8 करोड़ शेयर ट्रेड हुए, 3 करोड़ ऑलमोस्ट डिलीवरी ली है। 35% का डिलीवरी वॉल्यूम है, जो कि बहुत बड़ा है। अगर इतनी बियरिशनेस है तो लोग क्यों होल्ड कर रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं? तो ये कंफर्मेशन है कि ये डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। ये कंफर्मेशन है कि जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं उनके हाथों से माल जो है छीना जा रहा है, ये 35% वही ले रहे हैं। ठीक है, आप मतलब छोटे मोटे लोग कितना लॉस झेल सकते हैं? बैंक निफ्टी 20,000 किसी ने लॉन्ग किया होगा, 19,000 तक आते आते उसका सारा पैसा खत्म हो गया होगा, चलो उसने कुछ जुगाड़ करके कहीं से कुछ पैसा किया भी होगा, 18,000 तक आते आते पूरा साफ हो गया होगा, 17,000 आ गया, कौन बचेगा? सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जिनके पास कम से कम 10-20 लाख रुपए हो, और वो अपनी पोजीशन मंथ टू मंथ शिफ्ट कर लें। जैसे मैं आई थिंक 18,500 19,000 के आसपास मैंने मई सीरीज़ के बैंक निफ्टी के ऑप्शंस लिए थे। जैसे ही बैंक निफ्टी ने 18,000 तोड़ा, मैंने तुरंत उसमें लॉस बुक करके मैंने जून सीरीज़ के कॉल ऑप्शंस बाय कर लिए। ठीक है, अब मेरे पास 1-1.5 महीने का टाइम है, मुझे टेंशन नहीं है, मैं उतना लॉस झेल गया, और मैंने जून सीरीज़ के कॉल ऑप्शंस ले लिए, क्योंकि मेरे पास है पैसा। लेकिन सब लोगों के पास नहीं होता, कुछ लोग तो मार्जिन पे ट्रेड करते हैं ब्रोकर के, तो वो तो 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन सरवाइव वही करेगा जो मंथ टू मंथ अपनी पोजीशन रोल करेगा, और उसके पास सरप्लस पैसा होगा लगाने के लिए, एक्स्ट्रा पैसा होगा लगाने के लिए अगले महीने के लिए, अगले महीने की सीरीज़ में, क्योंकि मार्केट को यहाँ पर टाइम देना ज़रूरी है।
ठीक है, मूविंग एवरेज आपने देखा, एक महीना लग जाता मार्केट को अपने एवरेज के पास जाने में, तो आप नेक्स्ट मंथ की सीरीज़ के में पोजीशन बनाओ। तो ये देखो आप, आईसीआईसी बैंक में 35% हुई है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा बियरिश ये था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का डेटा देखते हैं, परसेंटेज डिलीवरी इसकी, ये भी 30 के ऊपर है, 30, ऑलमोस्ट 32%। ठीक है, उसके बाद एच डी एफ सी बैंक देख लो, सारे बड़े बड़े बैंक्स ही देख रहा हूँ मैं सिर्फ, ये भी ऑलमोस्ट 28%। ये सब डिलीवरी वॉल्यूम है। उसके बाद कोटक बैंक देख लो, कोटक बैंक भी ऑलमोस्ट 28% डिलीवरी वॉल्यूम। उसके बाद अपना एस बी आई देख लो, 25% डिलीवरी वॉल्यूम। ये सब बहुत ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम है। तो कौन खरीद रहा है ये, और कौन बेचारा बेच रहा है? बेच वही रहा है जो मार्जिन पे खेलता है, या जिसके पास कैपेसिटी नहीं बची, ख़त्म हो गया, तो भाई छोटे लोगों से ये माल छीना जा रहा है ये। तो ये एक और एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है कि बहुत बड़ा मूव आने वाला है जून जुलाई अगस्त में। ठीक है, हो कुछ भी सकता है मार्केट में, मतलब गिर भी सकता है, क्रैश भी हो सकता है, 12,000 भी जा सकता है बैंक निफ्टी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हिस्ट्री पे अगर विश्वास करें और डेटा पे थोड़ा बहुत विश्वास करें और एक डिसीजन लेना हो, तो यहाँ से अपसाइड का ही डिसीजन लेना लॉजिकल है। बाकी 10% तो चांस किसी भी चीज़ के होते ही हैं मार्केट में, आप कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत रिस्की स्ट्रेटजी है। आपका सारा पैसा ज़ीरो हो सकता है। मार्केट 10% बढ़ गया तो भी ज़ीरो हो सकता है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मार्केट कम से कम 20% बढ़े। वैसे तो 10% बढ़ा तो भी आप प्रॉफिट में निकल जाओगे, लेकिन जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कितना है, 10% दूर है। ये कोटक बैंक 3% दूर है, मारुति सिर्फ 1% दूर है। ऑलमोस्ट एट द मनी का ऑप्शन मैंने लिया है मारुति में, मतलब रिकमेंड किया। ये सब मैंने सारे खरीदे नहीं हैं, या हो सकता है मैं आगे खरीदूँ, लेकिन मुझे लगा कि टाइम सही है बताने का उन लोगों के लिए जो बेचारे मतलब थोड़ा बहुत पैसा रहता है और वीकली ऑप्शन या ये सब करके लॉस करते हैं। इससे अच्छा मार्केट को पूरा जून महीने का टाइम दो, इतना पैसा लगाओ। अगर गैम्बल करना ही है, मतलब ये गैम्बल करना नहीं चाहिए हर हफ्ते, लेकिन मार्केट 10 साल में इस तरह के एक दो अपॉर्चुनिटीज़ देता है, तो उसमें आप रिस्क रिवॉर्ड देख के आप इसमें रिस्क ज़रूर ले सकते हो। ये वो गैम्बलिंग से मच बेटर है ये। यहाँ पे 1:5, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ठीक है, एसबीआई का देखा हमने। तो मतलब ये सारे डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। बजाज फाइनेंस का देख लेते हैं, ये भी 20% से ऊपर है। ये तो क्रैश हो गया था बजाज फाइनेंस, 52 वीक लो बना दिया, 1850 कुछ बनाया था, फिर भी 20% लोग डिलीवरी ले रहे हैं। तो ये एक कंफर्मेशन है कि भी मार्केट जो है छोटे मोटे जो प्लेयर्स हैं उन सबको का पैसा ख़त्म करके बहुत बड़ी रैली देने वाला है। और ये जो बड़े प्लेयर्स जो ये 20%, 30% जो ये माल उठा रहे हैं, ये बहुत ऊपर बेचेंगे। ठीक है, यही हमेशा होता रहा है मार्केट में हिस्ट्री में, और यही अभी भी हो रहा है। छोटे मोटे प्लेयर्स को ख़त्म करके मार्केट बड़ा मूव देता है। इसीलिए मैंने रिकमेंड किया है जून सीरीज़ में आप पोजीशंस बनाओ। उसके बाद एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का आप पिछले 6 महीने का चार्ट देखो, और लास्ट जो 3 एक्सपायरी, 2 या 3 एक्सपायरी रही हैं, मार्च अप्रैल की देखते हैं। तो मार्च एक्सपायरी आई थिंक 26 मार्च को थी, अपन हाँ 26 को ही थी। तो 24 मार्च को बैंक निफ्टी यहीं था जहाँ भी है, 17,107, 24 मार्च को। और 25 को 1,500 पॉइंट की रैली, 26 को और और 1,000 पॉइंट की रैली। मतलब एक्सपायरी जो हुई वो हाईएस्ट पॉइंट हुई, तो 19,600 पे एक्सपायरी हुई, और 2 दिन पहले मार्केट 17,000 पे था। 2,500 पॉइंट 3 दिन में बढ़ गया एक्सपायरी पे, जबकि पूरा महीना बियरिश था। इसी तरह मई का पूरा महीना बियरिश है। तो ये जो अभी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन होंगे, इसमें मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा अगर कि 1-2 हज़ार की मिनिमम जो है लिया जाए पॉइंट्स की। वो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन
आप देखो ये एक पैटर्न है बड़े प्लेयर्स का, ये पूरा महीना बेयरिश रखते हैं, एक्सपायरी के 2-3 दिन आखिरी के शॉर्ट कवरिंग करते हैं। अप्रैल मंथ की एक्सपायरी देख लेते हैं। आई थिंक अप्रैल मंथ की एक्सपायरी 30 अप्रैल को थी। ठीक है, तो 24 अप्रैल को देखो आप, तो बैंक निफ्टी 19,500 था। उसके बाद नेक्स्ट मंडे को 27 को सीधा 20,000, मतलब 5,000 पॉइंट, सॉरी 500 पॉइंट बढ़ा। और 28 अप्रैल को एक्सपायरी में अभी भी 3 दिन है, 27 से 30। उसके बाद 28 को 20,600 और 500 पॉइंट बढ़ा, 700 पॉइंट, 600-700 पॉइंट। फिर 29 अप्रैल को 21,900, मतलब और 500 पॉइंट बढ़ा। और एक्सपायरी में पे और 500 पॉइंट बढ़ा, मतलब 30 अप्रैल को एक्सपायरी थी, 21,500 पे एक्सपायरी हुई है। और उसके एक 4-5 दिन पहले बैंक निफ्टी कितना था, 19,500, मतलब 2,000 पॉइंट की रैली इधर भी थी। मार्च में आखिरी के हफ्ते में एक्सपायरी वीक में 2,500 पॉइंट की रैली थी। अप्रैल में 2,000 पॉइंट की रैली थी। अगर मई की एक्सपायरी में जो अगला हफ्ता आने वाला है ट्यूसडे से, उसमें भी बैंक निफ्टी एक 1-2 हज़ार पॉइंट की रैली दे देता है, तो फिर जून में मतलब ऑलमोस्ट कंफर्मेशन हो जाएगा कि बहुत बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे दिखानी थी। ठीक है, ऑप्शंस डेटा में इतना कुछ खास अभी दिख नहीं रहा, बैलेंस्ड पोजीशंस हैं, बट मुझे एफ आई आईज़ का डेटा दिखाना है। ठीक है, ये कैश मार्केट का की पोजीशन है एफ आई आईज़ की। इसमें उन्होंने 1,300 करोड़ की सेलिंग की है। हम्म। ठीक है, और डी आई आईज़ ने भी सेलिंग की है। ठीक है, तो ये फ्राइडे को तो सेलिंग हुई है मार्केट में। चल, लेकिन ठीक है, वीडियो मेरे को ज़्यादा लंबा नहीं करना, बट ऑप्शंस का डेटा अगर आप देखो, आप खुद भी देख सकते हो गूगल पे या एन एस ई की वेबसाइट पे। ऑप्शंस में एफ आईज ने करीब 1,300 करोड़ की बाइंग की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप देख लेना, 1,000 करोड़ से ऊपर की उन्होंने बाइंग की है। तो देखो, एफ आई आईज बाइंग नहीं, ऑप्शंस में प्रॉफिट के लिए नहीं करते, वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर करते हैं। तो एफ आई एस का जब भी 1,000 करोड़ से ऊपर का बाइंग फिगर दिखे, तो समझो मार्केट रिवर्स होने के चांसेस है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग जो भी कर रखी थी वो कवर कर ली। जो ऑप्शंस उन्होंने सेल किए थे वो वापस बाय कर लिए हैं। मतलब अब वो मार्केट को एक बड़ा मूव देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एफ आई ऑप्शन राइटिंग कवर कर लेते हैं पोजीशन, मतलब बाइंग फिगर आता है उनका, उसके बाद वो बड़ा मूव देते हैं, अदरवाइज उनको लॉस होगा। तो आई थिंक पिछले हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे रहे जब एफ आईज ने 1,000 करोड़ से ऊपर की ऑप्शन बाइंग के फिगर रहे हैं। तो उन्होंने अप्रैल के सीरीज में जो मई के कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस बेच के रखे होंगे वो उन्होंने खरीद लिए। ठीक है, तो ऑप्शंस में उनकी पोजीशन हल्की होगी, तो यहाँ से वो फ्यूचर्स में और कैश में ज़बरदस्त बाइंग कर सकते हैं, और साथ में वो पुट राइटिंग करते चलेंगे। तो ऑप्शंस का सेल फिगर अगर दिखने लगे मैं नेक्स्ट वीक से, समझो वो जून के पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं, और फ्यूचर्स और कैश मार्केट में उनके बाइंग के फिगर्स आने लगेंगे। तो ये भी एक डेटा पे हम नज़र रखेंगे। तो ये एक एनालिसिस है, और ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, ट्रैक करते चलें, तो आपके ये प्लान एग्जीक्यूट होने के चांसेस अच्छे खासे हैं, जून नहीं तो जुलाई में। अगर आप 2 लाख का पूरा पोर्टफोलियो बनाते हो और मार्केट 20% का रिटर्न दे दे, इनमें से ज़्यादातर स्टॉक 20%, 15%, 25% ऐसे कुछ अगर रैली दे देते हैं, तो आपका 2 लाख का 10.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी में हिम्मत है, कैपेसिटी है, रिस्क ले सकता है, ये पैसा ज़ीरो करने की का रिस्क ले सकता है, तो आई थिंक इतना पैसा अगर बन जाता है तो फिर आप बिंदास ऑप्शन राइटिंग कर सकते हो।
इतना पैसा बन गया तो आप ज़बरदस्त ऑप्शन राइटिंग कर सकते हो, ज़िंदगी भर कर सकते हो, ख़त्म नहीं होगे, मतलब डिसिप्लिन के साथ। ये एक रिस्क जो है वो वर्थ हो सकता है। मैं कभी ऑप्शन बाइंग की सलाह देता नहीं हूँ, लेकिन जब मार्केट, जब इतना मौका, ऐसा मौका दे कि जहाँ रिस्क रिवॉर्ड इतना ज़्यादा फेवर में हो, हिस्टोरिकल डेटा देख लो, बाकी डेटा पॉइंट्स देख लो, वहाँ पे थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि आप इसमें खोने को क्या है, 2 लाख, इससे ज़्यादा तो नहीं खोगे। और इसमें भी 2 लाख में आप कभी भी निकल सकते हो, 4 लाख, 4 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, उतने प्रॉफिट में निकल जाओ। लॉस भी हो तो आधा हो जाए, 1 लाख, 1 लाख में निकल जाओ। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है। बस जून में जो है तगड़ी बाइंग आनी चाहिए। जो अजम्पशंस हैं ये अगर सही होते हैं तो बहुत ज़बरदस्त पैसा बन सकता है। ये मैंने 20% का टारगेट लगाया है। अगर आप 30% देखो तो आपका एक्चुअली कितना है, 15 लाख भी हो सकता है। 10 लाख, ये 30% बढ़ा दो, 15 लाख, 15 लाख बयासी, ऑलमोस्ट 16 लाख। इतना खैर नहीं जा रहे, 30% बढ़े नहीं बढ़े सारे स्टॉक्स पता नहीं हमें। हो सकता है कुछ स्टॉक्स 50% बढ़ जाएं, जिंदल स्टील, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट देगा। कुछ स्टॉक्स हैं मारुति, वो शायद 20% ना बढ़े, 10% बढ़े, तो पता नहीं। बट मार्केट अगर 20% बढ़ता है तो ये सारे स्टॉक कम से कम 20% तो बढ़ने ही चाहिए। इसीलिए मैंने 20% का टारगेट रखा है, और 20% अगर बढ़ता है तो रिटर्न्स इतने हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे लगा कि एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ये बनाना चाहिए। और अगेन वही बोलूँगा, रिस्क है इसमें। सारा पैसा ज़ीरो हो सकता है, तो अपने रिस्क के हिसाब से ही ट्रेड लेना। ये सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो कुछ भी, और उस हिसाब से जो मंडे ट्यूसडे प्राइस, ट्यूसडे वेडनेसडे प्राइस मिले, उसमें आप पोजीशन बना सकते हो। मैं कोई भी लॉस की आपकी गारंटी, वो ब्लेम नहीं लेने वाला, प्रॉफिट का कोई गारंटी नहीं है। ये टोटल एक डेटा बेस्ड ट्रेड है, जिसके सक्सेस होने के चांसेस सिर्फ 10% है, लेकिन रिवॉर्ड मिला तो वो भी 10 टाइम्स होगा। तो ये बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला एक प्लान है। और मैं फिर से बोलूँगा कि पैसा वही लगाएं जो आप खो सकते हो, और उसका आपको कोई कम ना हो, जिससे आपकी लाइफ पे कोई फ़र्क ना पड़े। प्रॉफिट किया है शॉर्ट करके, वो प्रॉफिट का पैसा इसमें लगा दो। ठीक है, तो अगर मार्केट मूव देगा तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। हेजिंग का मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं भी शायद कल बनाऊँ। तो यूट्यूब पे ज़्यादा आ नहीं पा रहा, ऑफिस का भी काम रहा है कुछ, और पता नहीं, मेरा कुछ मॉनेटरी बेनिफिट तो है नहीं, तो और उतना मेरा इंटरेस्ट रहता भी नहीं है मेरे को किसी से। यहाँ पे कोई बिजनेस तो मेरे को चलाना है नहीं। लोगों की हेल्प करने के लिए मैं आ जाता हूँ कि कुछ अगर अपनी एक्सपीरियंस से कुछ शेयर कर सकता हूँ, जैसे कि ये प्लान है। इस तरह के प्लान 2014 इलेक्शंस में मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था। 2014 इलेक्शंस, 2019 इलेक्शंस, तब आप ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस लेके आप बहुत अच्छे रिटर्न बना सकते हो। और इस तरह के जब रिसेशन का पीरियड आता है उस टाइम पे भी मार्केट बहुत बड़े मूव्स देता है। ठीक है, तो ये, और ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। देखो, जिसने मार्केट 10 साल 12 साल से देखा है कम से कम, वो ये चीज़ समझता है। हमेशा जो है बड़े मूव आने के पहले एक माहौल बनाया जाता है मार्केट में। जैसे जो लोग नए मार्केट में, उन्हें पता होगा पिछले साल नवंबर दिसंबर जनवरी निफ्टी ऑलमोस्ट 12,000 12,000 के आसपास रहा, ऊपर गया, गिरने को तैयार ही नहीं था। 3 4 महीने लोग पुट खरीद खरीद के सारे ज़ीरो कर लिए, निफ्टी गिरने को तैयार ही नहीं था 12,000 के नीचे। जैसे भी अगर गलती से 11,900 आए तो 300 400 पॉइंट की रैली आके वापस 12,200 300 ऐसा आ जाता था। मतलब ऐसा माहौल बन गया था कि निफ्टी 12,000 के नीचे गिर ही नहीं सकता। बिल्कुल, टीवी चैनल पे सारे एनालिस्ट जबरदस्त टारगेट दे रहे हैं, कोई 13,000, कोई 14,000। मतलब मतलब दुनिया पागल हो रही थी। मतलब इस तरह का माहौल बनाया गया था। और उसके बाद जो बड़ा मूव आया है,
ठीक है, वो इतना बड़ा आया है कि सोचा भी नहीं होगा। जिन्होंने हिम्मत करके शॉर्ट की भी होगी वो 12,000 से 11,800 पे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, 11,500 पे कर लिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 पे कर लिया होगा। लेकिन मूव इतना बड़ा दिया है मार्केट ने कि पैसा उन्होंने ही बनाया है जो बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, लेकिन किससे, तब भी छीना उनसे ही है पैसा जो रिटेल ट्रेडर्स थे कि मार्केट बहुत महंगा है, गिरेगा गिरेगा, हर महीने पुट बाय करके उनको शॉर्ट से एग्जिट करवा दिया, सबको शॉर्ट्स पोजीशन से सबको बाइंग में टंगा दिया कि मार्केट तो गिरेगा ही नहीं, ऐसा माहौल बना के, और सबको बहुत तगड़ा लॉस हुआ। ठीक है, मार्केट ऐसे ही चलता है, इसीलिए 5% लोग सक्सेसफुल हैं, 95% लूज करते हैं। ठीक है, मार्केट मार्केट क्या, कोई भी फील्ड लाइफ की उठा के देख लो, 5% लोग सक्सेसफुल मिलते हैं, बाकी 95% को कोई नहीं जानता। इसलिए मार्केट जो है एक कंसेंसस से उल्टा चलता है। ठीक है, तो 12,000 पे वैसा कंसेंसस था कि मार्केट गिर ही नहीं सकता, थोड़ा भी डिप आए बाय करो, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, दुनिया बाय ऑन डिप कर रही है और सबकी लग गई। इसी तरह अभी माहौल बनाया जा रहा है, बैंक्स बर्बाद हो जाएंगे, मोरेटोरियम एक्सटेंड हो गया, लोग अपना लोन पे नहीं करेंगे, गवर्नमेंट बैंक्स के अगेंस्ट है, और मतलब पता नहीं क्या क्या, और अभी लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, और सारा हिट जो है वो बैंक्स को ही लेना पड़ेगा, बैंक्स जो है एनपीएस बढ़ जाएंगे, डिफ़ॉल्ट करेंगे, एचडीएफसी बैंक भी यस बैंक बन जाएगा, कुछ तो ऐसा भी बोल रहे हैं। ठीक है, एसबीआई अपना 10 ईयर का लो तोड़ रहा है, सब कुछ मतलब माहौल, और थोड़ा भी अगर मार्केट बढ़े तो तुरंत सेलिंग आ जाती है। मतलब आज लास्ट वीक, लास्ट 2 हफ्ते में देखो आप तो रिटेल ट्रेडर मतलब आंख बंद करके कोई भी पुट बाय कर लो, सुबह शाम को प्रॉफिट बुक करो, रोज यही चल रहा है, बिल्कुल रोज यही चल रहा है। इसी तरह 12,000 पर लो जो कोई कॉल बाय कर ले, आंख बंद करके पैसा कमा रहा था, रोज कॉल बाय करो, आंख बंद करके पैसा है। इसी तरह अभी है, रोज पुट बाय करो और पैसा कमाओ। तो ये माहौल बन गया है कि मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता, थोड़ा भी ऊपर आए तो बेच दो, थोड़ा सा भी ऊपर आए बेच दो, रोज गिर रहा है, रोज गिर रहा है, रोज गिर रहा है। तो ये माहौल बनाया जा रहा है, और ऐसे ही माहौल के बाद में जो है इतना बड़ा मूव आता है जो लोग मतलब सपने में भी नहीं सोच पाते। ठीक है, तो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से ये सारी जो नेगेटिविटी है ये मार्केट ने अपने प्राइस में डिस्काउंट कर ली है, और जो कंसेंसस बन रहा है धीरे धीरे मार्केट में कि ऊपर जा ही नहीं सकता, डाउ जोन्स कहीं भी चला जाए, दुनिया के मार्केट कहीं भी चला जाए, इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, ये जो इतना पेसिमिज्म है बनाया जा रहा है, ये इसीलिए बनाया जा रहा है कि जब 40-50% का मूव आएगा मार्केट में, जो रैली आएगी उसमें रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट ना कर पाए, जिन्होंने हिम्मत करके बाय की है वो भी थोड़े से प्रॉफिट में निकल जाए, बैंक निफ्टी 18,000 प्रॉफिट बुक कर ले, डर से कि फिर से गिर जाएगा, 19,000 आएगा तो फिर से प्रॉफिट बुक कर लेंगे कि भैया वापस गिर जाएगा। बहुत कम लोग रहेंगे जो, मुझे लग रहा है 22,000 24,000 तक भी जा सकता है मार्केट, जो इतनी बड़ी रैली तक टिके रहेंगे, और बहुत जल्दी मूव आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ। आई होप कुछ लोगों की लाइफ शायद चेंज हो जाए अगर ये एनालिसिस सही होता है, और मार्केट बड़ा मूव देता है जून में, जुलाई में, जब भी। बाय।